कि पिताजी 3 बार सपा के टिकट पे विधायक रहे जी। 17 में निषाद पार्टी के टिकट पे विधायक रहे, वो निष्कासित किए गए थे पार्टी से बाद में, और अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जी। एक एकदम ऐसी अनसुनी सी पार्टी जी। को चुनने का क्या मकसद था? 2017 के बाद जी। जब उनको बसपा ने निष्कासित किया, सॉरी निषाद पार्टी ने निष्कासित किया, तो एक चीज़ ये सुनाई देती है कि पिताजी ने उसके बाद थोड़ी कोशिश की थी कि भाजपा के करीब आए। मुझे लगता है कि बीजेपी के कुछ लीडर्स ऐसा चाहते थे कि वो कभी बीजेपी से एसोसिएट ना कर पाएं, कभी बीजेपी के कैंडिडेट बन ना पाए। बीजेपी के नेताओं की बात कर रही है, नेताओं का नाम लेना चाहेंगी? एक महिला बनारस की सिंगर जी। उसने आरोप लगाए कि पिताजी ने और उनके साथियों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया पिताजी के इशारे पे। ये आरोप लगे पिताजी पे 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान, जब सीमा सपा के लोकसभा टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। आपका वर्जन क्या है? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हमारी टीम आखिरी स्ट्रेच को थोड़ा सा छू रही है, आखिरी फेज़ के चुनाव को थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश कर रही है, तमाम इक्वेशंस पे नज़र रख रही है। और इन इक्वेशंस पे नज़र रखते रखते भदोही आए और ज्ञानपुर विधानसभा सीट की चर्चा न हो और यहाँ के एक मशहूर नेता की चर्चा न हो, उनके बारे में बातचीत न की जाए, तो ये शायद करना गलत होगा। तो मेरे साथ फ्रेम में इस समय रीमा पांडे मौजूद हैं, जो भदोही के इनकम्बेंट एमएलए, 4 बार से एमएलए रह रहे हैं, विजय मिश्रा, जिनके नाम के साथ बार बार बाहुबली का एक टैग लगाया जाता है। विजय मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बेटी हैं और इस बार भी कंटेस्ट कर रहे हैं विजय मिश्रा, और एक थोड़ी सी कम परिचित पार्टी से जो फलक पे और खबरों में और सोशल मीडिया के कीवर्ड्स में उतनी नहीं गिनी जाती है। और उस पार्टी इतनी नहीं कि मुझे उसका नाम पढ़ना होगा, कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी। प्रेमचंद बिंद कोई है, डॉक्टर प्रेमचंद बिंद, उनकी पार्टी के टिकट पर आपके पिताजी विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। दर्शकों को बताना भी यही भी होगा कि विजय मिश्रा इस समय एक केस के सिलसिले में आगरा की जेल में बंद हैं, और इस वजह से हम उनकी बेटी से, और जो इसमें काफ़ी चुनावी मंचों पे प्रचार करते हुए पापा के लिए देखी जा सकती हैं, हम उनसे बातचीत करने आए हैं। रीमा जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल इसी चीज़ से उपजता है कि पिताजी 3 बार सपा के टिकट पे विधायक रहे, 2002, 7, 12, 17 में निषाद पार्टी के टिकट पे विधायक रहे, वो निष्कासित किए गए थे पार्टी से बाद में, और अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक एकदम ऐसी अनसुनी सी पार्टी को चुनने का क्या मकसद था? जब 2017 में हमने, मतलब मेरे पिताजी ने निषाद पार्टी से लड़े थे, उस वक्त निषाद पार्टी भी अनसुनी सी थी, छोटी सी थी, और आज देखिए उनका गठबंधन बीजेपी से है। तो छोटी या बड़ी पार्टी से हम किसी चीज़ का हिसाब किताब नहीं करते हैं, हम देखते हैं पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी चाहती क्या है। उस वक्त हमें लगता था डॉक्टर संजय निषाद भी लोगों का, मानवता का उद्धार चाहते हैं, जन जन का विकास चाहते हैं, तो उनकी पार्टी ज्वाइन की थी। आज हमें लगता है डॉक्टर प्रेमचंद बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगति मानव समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मानवता का उद्धार चाहते हैं, वो इंसान का मतलब उनका विकास चाहते हैं। तो उनका विचारधारा अच्छा लगा, इसलिए हमने उनकी पार्टी से लड़ने का निर्णय किया। अच्छा, यहाँ पे लोग एक चीज़ कहते हैं कि चूंकि इस इलाके में बिंद वोटर्स की संख्या को देखते हुए उसको भी साधना ज़रूरी है, इसलिए इस पार्टी का भी चयन किया गया। दूसरा कारण, पिताजी विजय मिश्रा जी जो एक समय तक सपा में थे और 17 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में जो एक अलगाव होता है, और जिसमें शिवपाल एक अलग पार्टी बनाते हैं और अखिलेश यादव अलग पार्टी बनाते हैं, और पिताजी के बारे में जो चर्चाएं हैं कि वो शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, इतने करीबी कि एक बार पुलिस पकड़ने आई तो मुलायम सिंह यादव विजय मिश्रा जी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेके उड़े थे। हाँ, ये घटना सही है? सही है जी। अच्छा, तो पुलिस से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ गए थे, और
2017 में निषाद पार्टी और ग्राफ, पॉलिटिकल ग्राफ या केसेस का ग्राफ कहें, इतना डिक्लाइन किया कि पिताजी को अब कोई भी पार्टी टिकट देने से बचती है। क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हर पार्टी इंडिपेंडेंट है, उन्हें अपना डिसीज़न लेने का पूरा पूरा हक है। पार्टी ऐसे सोचती हैं कि वो अपराधी हैं इसलिए हम टिकट नहीं देंगे, ये सरासर गलत है। कोई भी इंसान तब तक अपराधी नहीं होता जब तक कि उसे न्यायालय दोषी सिद्ध ना करे। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि धूमिल करने के लिए की जाती है, तो और कोई बात नहीं है, यही बात हो सकती है। और देखिए, पार्टी तो नेता से ही होती है खड़ी। हर पार्टी एक दिन छोटी होती है और धीरे धीरे ही बड़ी होती है। तो आज जो आप देख रहे हैं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी छोटी है, आप यकीन मानिए, मेरा ही खुद का यकीन है कि आने वाले समय में ये पार्टी भी बीजेपी और बीएसपी और एसपी की तरह बड़ी पार्टी बनेगी। ठीक है। मैं यहाँ पर 2 सवाल को लेकर कंफ्यूज हूँ, पूछूं क्या? इसलिए नहीं, आप मैं बिल्कुल पूछिए, जो जितना मुझे समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। एक सवाल तो ये है कि पिताजी जी आपके 2017 के बाद जी जब उनको बसपा ने निष्कासित किया, सॉरी निषाद पार्टी ने निष्कासित किया, तो एक चीज़ ये सुनाई देती है कि पिताजी ने उसके बाद थोड़ी कोशिश की थी कि भाजपा के करीब आए। उनके कुछ बयान आए जिसमें वो योगी आदित्यनाथ को बाबा कह के बुला रहे थे और ब्राह्मण महासम्मेलन का किस्म के कुछ आयोजन उन्होंने करवाए थे कई ज़िलों में। और तो इनके ये अनुवाद निकाले गए, जो राजनीतिक पंडित हैं उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये वो कवायद है जिसको हर नेता कर रहा है, अधिकतर नेता कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी के आने के करीब। पिताजी ने ऐसी कोशिश की थी? होगी, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो किसी चीज़ का विरोध नहीं करते। देखिए, उन्हें लगा था उस वक्त कि भाजपा जन जन का विकास चाहती है और जो कि वो विकास पुरुष कहलाते हैं इस क्षेत्र में। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ के लोगों ने उनका नामकरण कर दिया और उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। उन्होंने जब देखा कि भाजपा का जो कार्य करने का तरीका है वो विकास की ओर ले जाएगा, तो उन्होंने सोचा होगा, और काफ़ी अच्छा सब कुछ बीच में चल भी रहा था। मुझे लगता है कि बीजेपी के कुछ लीडर्स ऐसा चाहते थे कि वो कभी बीजेपी से एसोसिएट ना कर पाएँ, कभी बीजेपी के कैंडिडेट बन ना पाएँ। इसीलिए इलाहाबाद से लेके, भदोही से लेके, वाराणसी से लेके लखनऊ तक बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इसमें साजिश किया ताकि बीजेपी पूरी उनकी एंटी हो जाए, ताकि उनकी जो पॉलिटिकल करियर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको खुद ही एक थ्रेट था। नेताओं का, बीजेपी के नेताओं की बात कर रही है, नेताओं का नाम लेना चाहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी इलाहाबाद में एक नेता का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ और मुझे तो बोलने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया है। वो इंटरव्यू है कैबिनेट मंत्री और विधायक नंदगोपाल नंदी का। लंबा इंटरव्यू है, 1.5 पौने 2 घंटे का है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में आपके पिताजी का बहुत बार जिक्र किया है। तो क्या आप उनका नाम लेना नहीं चाह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपको ओपनली बताना चाहती हूँ। नंदगोपाल नंदी पे जो अटैक हुआ था, आपको पता होगा, नहीं मैं आपको बताऊंगी। उस FIR में मेरे फादर का कहीं नाम नहीं है। उस वक्त राकेश दत्त त्रिपाठी जी BSP में कैबिनेट मंत्री थे, उनका नाम 6 महीने बाद जोड़ा गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवलरी थी और कोई बात नहीं है। नंदी जी से मेरे फादर का कभी किसी किस्म का लेना देना नहीं हुआ है, ना पॉलिटिकल, ना किसी भी तरीके का। मेरे फादर का जो भी पॉलिटिकल करियर है वो भदोही में है, मतलब ज्ञानपुर में है। जो भी हमारा बिजनेस काम है वो यहाँ पे है। इलाहाबाद में सिर्फ हमारा घर था। तो नंदगोपाल नंदी से ना हमारी कभी दोस्ती रही है, ना हमारी कभी दुश्मनी रही है। अब वो इसको क्यों इस तरीके का ट्रीट करते हैं वो हमें नहीं पता है। ये गलत है, सरासर गलत है। और नंदी के केस का जो ट्रायल भी चल रहा है वो पूरा हो गया है। 84 उसमें विटनेस हैं, किसी ने कोई मेरे फादर के खिलाफ बोला नहीं है। वो ट्रायल भी कंक्लूड हो रहा है। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है। मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत लोगों को वो इतने पॉपुलर हैं, उन्होंने इतना विकास किया है, तो जो विरोधी थे पूरे, उन्होंने एक टीम बनाई कि कैसे इनका पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया जाए। और वर्स्ट जो चीज़ हुई है इसमें, आप कहिए लड़ाई देखिए लड़नी हो तो मैन टू मैन लड़िए,
किसी के बीवी बच्चे को उसमें मत घसीटिए। इस पूरे 1.5 साल में मेरे पूरे परिवार पे फॉल्स केसेस, FIR, 13 मुकदमे। आप बताइए, कहते हैं अपराधी है, आपराधिक इतिहास है, 1 साल में एक निर्दोष परिवार पे आप 13 मुकदमे कर देंगे तो मुकदमा बढ़ा कि नहीं? बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ता है। ये सब पॉलिटिकल राइवलरी है। आप अपराधी कहते हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश से किसी को ला के खड़ा कर दीजिए हमारे सामने, आप पूछ लीजिए किसी के 1 इंच भी ज़मीन मेरे फादर ने ली है, किसी से कोई पैसा लिया हो, किसी से कोई कमीशन लिया है। ये ज्ञानपुर है, ज्ञानपुर का इतिहास रहा है कि जो यहाँ से एक बार विधायक बना है वो दूसरी बार नहीं बना है, और यहीं से मेरे फादर 4 बार MLA बने हैं। क्यों बने हैं? आज उनके न होते हुए हमारी पूरी जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने विकास किया है, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों पे राज करते हैं वो। क्योंकि लोग बताते भी पिताजी ने इंसान को आप अपराधी अपराधी कह के, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए करते हैं। आपको छोटी सी चीज़ और बताऊंगी। सन 88-89 में जब मेरे फादर ने यहाँ स्टेप किया था, इस जगह पे वो जब आए थे, यहाँ का माहौल कुछ और था। अच्छा ठीक है, मैं इसी बहाने, इसी लाइन के बहाने एक सवाल पूछ ले रहा हूँ आपसे कि आपके पिताजी का और आपकी फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इतिहास है, थोड़ा सा उस पर बताइए। पिताजी कहाँ से यहाँ पे आए, क्या काम करते थे, आप लोग भाई बहन, क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइए। हम लोग सैदाबाद के निवासी थे और यहाँ पे 88 में मेरे फादर यहाँ आए थे। अच्छा। और 89 में वो सबसे पहली बार ब्लॉक प्रमुख बने। तो यहाँ पे बहुत गुंडा राज था, यहाँ पे बहुत खराब सिचुएशन थी, लोगों से हफ्ते वसूले जाते थे और बहुत ही गुंडा राज था यहाँ पे। तो धीरे धीरे उस वक्त कमलापति त्रिपाठी बाबूजी थे, बहुत लोगों ने थे जिन्होंने देखा कि हाँ, इस आदमी में वो बात है जो जन का कल्याण कर सकता है, जो लोगों की मदद कर सकता है, जो गरीबों का मसीहा बन सकता है। और मेरे फादर बहुत हार्ड वर्किंग है, वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और लोगों की मदद की बात हो तो वो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, जो कि बहुत रेयर क्वालिटी है। एक नेता अपनी जनता के लिए 24 घंटे अगर अवेलेबल है, वो मेरी नज़र में एक ट्रू नेता है। तो धीरे धीरे पॉलिटिकल करियर उनका बढ़ा, 2-3 बार वो ब्लॉक प्रमुख बने। फिर 2000 में सपा के संग जुड़ गए, एसोसिएट किए। 2000 में मेरे फादर यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष बने। अच्छा। फिर 2002 में मुलायम सिंह बाबूजी ने उनको टिकट दिया, वो विधायक बने। मुलायम सिंह जी को बाबूजी कहती हैं आप? जी हाँ, बाबूजी कहते हैं। बहुत बार घर में आए हैं, बहुत बार उनको खाना खिलाया है, वो भी बिटिया कहते हैं। वो पापा को बहुत दिल से, तहे दिल से उनको मानते थे। अच्छा। कुछ भी हो वो कहते थे अगर विजय को कोई चीज़ बोला है तो काम हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं, बहुत मानते थे। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है, पारिवारिक रिश्ता था हमारा। फिर 2007 में 2012 में बीएसपी गवर्नमेंट आई, जब ये नंद गोपाल नंदी वाला 2009 में गवर्नमेंट आई। सॉरी, गवर्नमेंट आपकी 2007 में आई। 2007 में जब आई, और ये नंदी वाला इंसिडेंट भी 2010 में हुआ था। 9 में हुआ या 10 में हुआ, आई थिंक 2010 में हुआ। ठीक है, 2010 में हुआ। जी ठीक है, बिल्कुल याद है, आई एम अ लॉयर। 2010 में हुआ, उसी से सारी चीज़ें खराब हो गई। उस वक्त भी यही हुआ था कि जो राकेश दर त्रिपाठी जी थे, जो थे वो कैबिनेट मंत्री थे, तो ज़बरदस्ती पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वजह से मेरे फादर का नाम इस केस में जोड़ा गया। तो उस वक्त भी वही था कि बहन मायावती जी को कान भरे गए और पूरा ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। उस वक्त भी मेरे फादर जेल में थे, पर यहाँ की जनता उनको अच्छे से जानती थी, फुल सपोर्ट दिया, फुल हमें अपना समर्थन दिया। तो मेरे फादर वो भी इलेक्शन जीत गए। फिर 2017 में जब थोड़ा सा मुलायम सिंह बाबूजी का और अखिलेश भाई का जो भी तो जो भी उनका कैलकुलेशन रहा हो। अच्छा, अखिलेश जी को भाई जी कहती हैं आप? अब वो भी घर पे आते थे तो भैया ही बोलते थे। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। तो और उनकी वाइफ जो है वो एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, तो माय हस्बैंड इज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर। अच्छा। सो थोड़ा सा वो भी होता है। तो अब जो भी बात था भाई, विरोधियों को कुछ कुछ होता है, हर ही जगह होता है, हर जगह कोई ना कोई विभीषण वाला काम करता है। तो जिसने भी काम भरे, जब भी वो किए, तो उन्हें जो भी शिकायत हो उन्होंने टिकट नहीं दिया। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि आपने यहाँ पे विभीषण की उपमा दी है। और राजनीतिक जानकार ये कहते हैं, अब आपने विभीषण शब्द का इस्तेमाल किया है तो मुझे लगता है कि भाई इसको थोड़ा सा नहीं, विभीषण में भी मैं गलत करी। विभीषण तो घर के थे, मतलब पार्टी के लोग। पार्टी देखिए, आपकी पार्टी होती है, वो भी एक घर जैसा हो जाता है। नहीं, पार्टी की नहीं, घर के लोग नहीं, पार्टी। देखिए मेरे फादर क्या है ना,
देखिए मैं बहुत क्रिप्टिक नहीं हो पाऊंगा यहाँ पे। लोग कहते हैं कि आपके पिताजी का 17 में जो टिकट कटा राम गोपाल जी की वजह से कटा है। देखिए जो भी रहा, देखिए हर बड़े आदमी के पास, बड़ा आदमी जो होता है ना वो लोगों से घिरा हुआ होता है। बड़े आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नीचे जाके देखे क्या हो रहा है। उनको बताने वाले 10 लोग होते हैं, वो तो 10 लोगों पे निर्भर होता है कि आपकी टीम कितनी अच्छी है। जैसे वो राजाओं के टाइम में मंत्री लोग होते थे, अच्छे मंत्री हैं तो आपको अच्छी सलाह देंगे, गलत मंत्री हैं तो आपको गलत सलाह देंगे। ये तो आपको चयन करना है ना। जो आदमी अपनी साथ साथ अगल बगल के 4-5 नहीं 10-10 सीट जिताने का सामर्थ्य रखता हो, अगर उस बंदे की आप कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आप लोग के घर की कहानी क्या है? मम्मी आपकी एमएलसी हैं मिर्जापुर से? मेरी मम्मी मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं जी। हाँ, आप लोग कितने भाई बहन हो? हम लोग 5 sisters 1 brother, 5 बहनें हैं, 1 भाई है। 5 बहनें। आपको और सीमा के बारे में जानता हूँ मैं जी। बेटे हैं विष्णु जी जी और जी मेरी और 3 सिस्टर्स हैं, तीनों मुंबई में रहती हैं। अच्छा, बाकी सब पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है? नहीं, सब शादीशुदा हैं, सबके बच्चे हैं, वेल सेटल्ड। यस, आई एम अ लॉयर। आप लॉयर हैं जी। अच्छा, जब पिताजी को अरेस्ट किया गया था लास्ट ईयर जी, तो ये बयान किसने दिया था? आपने दिया था कि सीमा ने दिया था कि गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए? मैंने दिया था। आपने दिया था? मैंने दिया था जी। गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए जी, मैंने दिया था। क्यों दिया था वो? इसीलिए दिया था भाई, इतने छोटे सेक्शंस में जिसमें चलते चलते में बेल हो जाती है, और पुलिस प्रशासन वो जब घर पे थे जब तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब वो दर्शन करने गए, उनको यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर से आपने अरेस्ट किया, और इतने छोटे सेक्शन में इतना ताबड़तोड़ एक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं डाउट था कि इनके दिल में कुछ चोर है, कहीं ना कहीं डाउट था कि ये गड़बड़ी कर सकते हैं। और चूंकि बहुत लोग विरोधी लोग सत्ता दल में थे, तो हमें कहीं ना कहीं वी वर एप्रीहेंसिव। गाड़ी मतलब वो सेंटेंस सुन के ऐसा लगता है ना, ये भी अंडरटोन आता है कि गाड़ी शायद जानबूझ के पलटा दी जाती है क्या? अब जानते नहीं हैं। आप भी लॉयर है, मतलब मैं देखिए हम पूरा लेट्स पुट दिस ऑन द रिकॉर्ड। आई डोंट नो, बट यस आई वाज एप्रीहेंसिव। मैं यहीं पे ज्ञानपुर आई थी, और अपने मम्मा की बेल के लिए मैं आई थी, एंटिसिपेटरी बेल के लिए, और एकदम से पता चला कि ऐसा हुआ है। तो लगा इतने छोटे सेक्शंस में और इतना बड़ा, वो तो हो सकता है कोई साजिश रही हो। तो मैंने बिल्कुल एज अ बेटी जो मेरा फर्ज था मैंने किया। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। आपने कहा कि यहाँ के लोग समझते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं। मतलब मैं भी खुद बनारस का रहने वाला हूँ खासकर जी। तो लोग ये बताते हैं, मतलब मैं भी कई सारी कहानियां सुनता हूँ, और जिस केस में पिताजी को अरेस्ट किया गया जी। अगर आप धाराओं की बात करें जी, तो वो ग्रेव केस सुनाई देता है जी। वो गैंगरेप का केस है जी। एक महिला बनारस की सिंगर जी, उसने आरोप लगाए कि पिताजी ने और उनके साथियों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया पिताजी के इशारे पे। ये आरोप लगे पिताजी पे 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान, जब सीमा सपा के लोकसभा टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ रही थी जी। आपका वर्जन क्या है? आप परिवार का वर्जन क्या है इस पे? पता नहीं सब जुडिस है तो कितना कमेंट कर सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कह रही हैं छोटे सेक्शंस में बेल हो जाती है, तो पिताजी को क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये सब सोची समझी चाल है। ये 2014 में देखिए, कोई भी लेडी, कोई भी आप प्रोग्राम करने आते हैं, आप पूरे टीम के साथ आते हैं। कोई भी FIR होती है, उसमें डेट और टाइम बहुत मायने रखता है। एक कोई लड़की बोल दे कि मेरा रेप हो गया है, यार आपको तारीख याद नहीं, आपको समय याद नहीं, आपको जगह याद नहीं, आप मतलब ये सब बेसलेस हैं। और उसके बाद ये खुद जो लड़की ने किया है, इन्होंने ऐसा नहीं है कि पहली बार किया है। ये 2017 में इनकी बहन से लड़ाई हो गई, जो कि ये सब रिकॉर्ड पे है पूरा। 2017 में इनकी अपनी बहन से लड़ाई हो गई, तो इन्होंने अपने जीजा जी पे रेप का सेक्शन लगा दिया। तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने जब जांच करने को कहा गया, तो उन्होंने पूछा कि बात क्या है, तो इन्होंने जब बताया तो फिर पुलिस ने कहा ये सब ठीक नहीं है, गलत बात है। तो इन्होंने अपना केस, उस पर FR लग गया। फिर उन्होंने एक मशहूर सिंगर थे, उनके ऊपर भी सेम आरोप लगाया, उनके लड़के के ऊपर। फिर एक अपना दल के एक नेता थे त्रिलोकी सिंह, उनके ऊपर भी लगाया। तो ये पहली बार नहीं कर रही हैं। ये मतलब कुछ लोग जैसे होते हैं ना, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, किसी के भी मान सम्मान के संग खेलेंगे, तो ये उस तरीके के लोगों में आती हैं। ये इनको पैसा दे के खड़ा किया गया है,
और इस केस 14 में लेकिन यहाँ आई थी वो प्रोग्राम करने, ये सच है? नहीं, 14 में आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी भाई। राजेश परदेसी हैं, तृप्ति शाकिया हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े लोग आज से नहीं हमेशा से आते हैं। किसी के संग कभी ऐसा नहीं हुआ है, किसी के संग कभी ऐसा नहीं हुआ है। और आप बताइए 2014 की बात है, आप 2020 में दर्ज कराती हैं। जब एक केस में उनको डाल दिया गया तो विरोधियों को था ये तो बड़ी धारा है नहीं, इसमें तो बेल हो जाएगी, तो कुछ ऐसा किया जाए कि सेक्शन ग्रेव करा दिया जाए। शुक्र है उन्होंने किसी को मरवा के 302 नहीं लगा दिया। शुक्र है कि किसी को मरवा के विरोधी इतना मतलब बुरी तरीके से गहरी साजिश हुई, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब किसी को मरवा के 302 भी लगा सकते थे वो। क्या वो जो फोटो वायरल हुई थी वो सब भी? देखिए आजकल हर चीज़ आप समझिए डिजिटल इंडिया है, हर कुछ भी कोई भी कर सकता है, लेकिन इनके आरोप इनके सब कुछ बेसलेस हैं। अब ये तो गवर्नमेंट में हमारा साथ नहीं दिया, नहीं तो मैंने तो माननीय योगी जी से बारंबार कहा कि जो ये एफआईआर है जिनकी संख्या 1 2 3 4 8 आज 13 है, आप उनकी सीबीआई जांच करा दीजिए ना, वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, उनके संग भी न्याय होगा, हमारे संग भी न्याय होगा। उसी केस में घर वालों पर भी केस आए? बिल्कुल, आपने केस करा दिया। उसके बाद जब आपने देखा इलेक्शन आने वाला है, कोई पैरवी करने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, तो आपने एफआईआर एक झूठी, उसमें भी कोई दिन नहीं कोई तारीख नहीं, मैडम ने जाके एफआईआर करा दी, जिसमें मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरे कज़न्स को, मतलब हम सब सिस्टर्स पे, उनके हस्बैंड्स के ऊपर 14 लोग के खिलाफ एफआईआर है। 14 लोग के खिलाफ इनको डरा दिया गया, धमका दिया गया, इनके पास एविडेंस के लिए कुछ नहीं है। और चूंकि प्रशासन शासन हमारे खिलाफ है, 20-20 पुलिस वाले यहाँ से उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में जितना क्राइम होता है उसको मॉनिटर करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है और पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि गवर्नमेंट दर्जन भर पुलिस को बॉम्बे भेजती है, वहाँ वो पुलिस 10-10 15-15 दिन स्टे करते हैं। रात को 3-3 बजे मेरी बहन के यहाँ रेड पड़ा। आप बताइए कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? तो ये चीज़ें देखिए, एक आदमी धमकाएगा, 2 आदमी धमकाएगा, 14 लोग एक साथ, बेटी दामाद किसको धमकाने जाते हैं? जिनका कोई, मेरी 3 बहनें हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, सालों साल से जब परिवार ही इतना परेशान है वो यहाँ आएंगे ही क्यों? उनका यूपी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनको मुलजिम बनाया गया है। तो साजिश यही थी कि परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाए, कोई इनका स्टैंड ना हो। ये तो ईश्वर की कृपा है और हमारी जनता का अपार प्रेम है जो आज मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ। मैम एक चीज़ ये समझ में आनी है मुझे कि नंदी वाला जो केस है, इसके बारे में आपने कहा है कि वो केस भी फॉर्ज्ड और फेक बिल्कुल है। बिल्कुल उस केस में सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। हाँ, सारी चीज़ें रिमोट बॉम्ब से एक हमला होता है, 2-3 लोग मारे जाते हैं, बड़े बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जी। नैनी के पुल पे एक बार नंदी से मारपीट होती है, कोई दिलीप मिश्रा नाम के व्यक्ति उनको पीटते हैं, मारते हैं, जो भी है, जिससे वो नकारते हैं कि पीटा नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि दिलीप मिश्रा जी भी पिताजी के करीबी हैं, विजय मिश्रा। नहीं, हमारे दिलीप मिश्रा हमारे रिलेटिव नहीं है। बहुत लोगों को ये भ्रम है, ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि वो आपके रिलेटिव हैं। हमारे कोई रिलेटिव नहीं है। अब देखिए, मेरे पिता एक नेता है, अगर आप ही 10 दिन चल दें और कल को आप कुछ करें तो इसकी जिम्मेदारी क्या मेरे पिता की तो नहीं होनी चाहिए? तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, मिस्टर नंद गोपाल नंदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी तरीके का हमारा कोई संबंध नहीं रहा, कोई कभी नहीं रहा। आप यकीन मानिए, आप इलाहाबाद में जाके हर एक आदमी से पूछिए, एकदम हमारा किसी तरीके का कोई भी क्लैश कभी नंद गोपाल नंदी से नहीं रहा है। एकदम रीमा जी, क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी इलाहाबाद का चुनाव तो बीत गया ना, मैं इलाहाबाद में प्रयागराज में था, 2-3 दिन था, मैं घूमा, लोगों से बतियाया मैंने। जमुना पार के इलाके में जिधर की लड़ाइयाँ लोग बताते हैं कि नंद गोपाल नंदी और विजय मिश्रा के बीच में बालू के पट्टे को लेकर, घाट खनन को लेकर, इसको लेकर झगड़ा शुरू हुआ, तो इतना ज्यादा फैल गया। नहीं, बिल्कुल गलत है। बालू का पट्टा हम लोग ने कभी भी, किसी ने इलाहाबाद में कोई लिया ही नहीं है। यहाँ भी लेते हैं तो हमारे रिश्तेदार लोग लेते हैं, हम लोग इलाहाबाद में हमारा किसी तरीके का कोई बिजनेस काम नहीं है। और बिजनेस वैसे क्या है आप लोग जी नहीं, अरे हमारे पास पेट्रोल पंप है, कुछ कंपनीज है जो मेरा भाई देखता है, और बस यही है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है, मैं यूपी घूम रहा हूँ, मतलब एक बार पहले घूम चुका हूँ, अभी फिर से घूम रहा हूँ। तो यूपी में ना इस समय आप घूमिए तो ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि कोई एक हिस्सा कहता है कि ब्राह्मण सरकार से खुश है, एक हिस्सा कहता है ब्राह्मण सरकार से नाराज़ है, एक हिस्सा कहता है कि ब्राह्मणों को तरजीह नहीं है, एक हिस्सा कहता है ब्राह्मणों को ही तरजीह दी जा रही है। अब यहाँ पे आपके पिताजी का एग्जाम्पल लेते हैं।
पूर्वांचल के एक ब्राह्मण लीडर, और लीडर ही नहीं, ये मैं भी इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उससे थोड़ा भरोसे से कह सकता हूँ कि पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में ना ठाकुर, और एक मतलब ये कहते हैं कि लोग ठाकुर बाहुबलियों का बोलबाला है, लेकिन उस बीच में एक ध्रुव उभरता है विजय मिश्रा का, जो ब्राह्मण है, नेता है, और अन्य कारणों से चर्चाओं में, लोगों की संज्ञाओं में बाहुबली है, लोगों के बोलने में। तो आप पिताजी की जगह प्रचार कर रही हैं। अभी आप इस सभा में गई थी जहाँ पे आप लोगों को रुलाई उलाई आ गई, तो उसकी भी खबरें आई। आप इस पूरी ब्राह्मण पॉलिटिक्स के नैरेटिव को, जिसमें यह भी कहा जाता है कि गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी होंगे, तो विजय मिश्रा अपने आप को उस तरह से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि बनारस भदोही के आसपास के जोन में एक वो ब्राह्मण पॉलिटिक्स का एक सेंटर बनाए। तो आप कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को, और ब्राह्मण पॉलिटिक्स जो यूपी में है? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं आपको कमेंट कर सकती हूँ, ये ब्राह्मण ठाकुरवाद ये तो हम तो जानते नहीं। हमारे पिता ने तो हर वर्ग के लिए काम किया है, सर्व समाज के लिए काम किया है। आप जाके ज्ञानपुर की जनता से पूछेंगे तो हमारे लिए सब एक बराबर है। तो आई एम नॉट रियली इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट कि ब्राह्मणवाद या ठाकुरवाद जो भी है। पर जिस तरीके से एक एक मे बी अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहीं सच्चाई है इस बात में, है ना, कि जिस तरीके से आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक नेता पे इतना एक्शन कर रहे हैं और साथ में और भी लोग हैं उन पे आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ही। देयर हैज़ टू बी समथिंग। आप देख ले, और भी जितने लोग हैं बड़ी से बड़ी धाराओं में हैं, पर वो अपने ज़िले के आसपास रह रहे हैं, और आपने एक मेरे फादर को ही यहाँ से 600 किलोमीटर दूर आगरा जेल में रख रखा है, जो कि गलत है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है, तभी तो लोग कहते होंगे। जी, मैं 3-4 लोगों का नाम लूंगा और उनके बारे में आपसे थोड़ी राय जानना चाहूँगा, फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। जी। पहला नाम है मुख्तार अंसारी का। जी। मुख्तार अंसारी के बारे में शायद ही कोई अपरिचित हो उसके नाम से। मुख्तार अंसारी का, जिनके बारे में चर्चा होती है कि पिताजी एक थिंक टैंक की तरह, लोग आरोप लगाते हैं भदोही में घूमने के पे, लोग आरोप लगाते हैं पिताजी एक थिंक टैंक की तरह हैं, जिनकी बात को मतलब वो अंसारी परिवार भी सुनता है। क्या कहना है आपका? अब इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। देखिए, ब्रिजेश सिंह MLC हैं, और उनके बारे में भी ये भी कहा जाता है कि पिताजी के करीबी इस वजह से हैं कि मिर्ज़ापुर में जब आपकी माताजी रामलली जी को MLC बनाया गया, तो मिर्ज़ापुर जो जोन है वहाँ के टिकट वो ट्रांसफ़र ब्रिजेश सिंह ने करवाए, और एक अनसेड अरेंजमेंट था आपके पिताजी और ब्रिजेश सिंह में, और विजय मिश्रा ने ब्रिजेश सिंह को इधर इस इलाके के वोट ट्रांसफ़र कराए। अब आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट ऑल दिस। कोई बात नहीं जी। अखिलेश यादव जी एज अ CM और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैसे देखती हैं उनको? देखिए, उनके कान भरे गए हैं। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे सपा में, चाहे वो शिवपाल बाबूजी हों, चाहे वो मुलायम बाबूजी हों, या अखिलेश भैया हों, या डिम्पल भाभी हैं। सब ने हमें बहुत प्यार दिया है। हम स्वयं घर में जाते थे, वो भी हमारे घर आते थे। हमारे भाई की शादी में राम गोपाल बाबूजी भी आए थे, अखिलेश भैया भी आए थे, शिवपाल बाबूजी भी आए थे, सभी लोग आए थे। तो कहीं ना कहीं उनके कान भरे गए हैं। और अखिलेश भैया को स्वयं भी सोचना चाहिए, जो आदमी 15 साल पार्टी के लिए इतना काम किया, आपको अपनी ही नहीं आसपास की सारी सीट दिलाई, और आप एकदम से टिकट काटेंगे, तो वो आदमी भी कितना बुरा फील किया होगा उन्होंने, कितनी उनको भी पीड़ा हुई होगी। थोड़ी सी गलती होती है, मैं जैसा आपको बता रही हूँ कि बड़े लोग जो होते हैं वो सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और वो ग्रुप ऑफ पीपल आपका कितना सिंसियर है वो बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं वो भी गलतफहमी के शिकार हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी डिसीजन मेकिंग मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लगी। बाकी ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, उनकी पार्टी है, वो जो भी चाहे डिसाइड कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में क्या सोचते हैं? मैं बाबा के लिए भी सेम कमेंट करूँगी। क्योंकि देखिए, हमारी पर्सनल किसी से कोई एनिमिटी नहीं रही है। मेरे फादर विकास कार्य करते हैं, ज़मीनी नेता हैं, वो मेहनत करते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल रहती हैं। बाबा के साथ भी सेम चीज़ें हुई हैं। उन्हें ग्रुप ऑफ पीपल ने
गलत फीडबैक दिया है, मेरे फादर के खिलाफ भड़काया है। नहीं तो 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और 2020 तक सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था। और जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही थी उसी सेम रूट पे मेरे फादर चल रहे थे, सेम तरीके से हर एक चीज़ को वो फॉलो कर रहे थे, काम कर रहे थे। कोविड के टाइम में भी उन्होंने सारा फूड सप्लाई हो या एम्बुलेंस हो, जो भी वो कर सकते थे, वट एवर ही हैड मीन्स ही डिड इट। बट मुझे लगता है वो गहरी साजिश थी, सबको डर था कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये बीजेपी में आ जाए और हमारा स्तर कम हो जाए, हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाए। तो इसीलिए गहरी साजिश की गई। और इस साजिश में जिनकी आप बात कर रहे हैं नंदगोपाल मंत्री जी को, इनको भी मिला लिया गया है कि भाई आपके खिलाफ एक्शन हुआ है तो आप तो फुल राइट आप बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं नंदगोपाल नंदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आपको सच्चाई पता है, जब आपको पूरा केस पता है, तो आप गलत तरीके से एक निर्दोष आदमी की छवि को धूमिल ना कीजिए। ओके। मतलब आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जिसमें मैं आपकी बात को अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं तो आप ऐसी पोजीशन में हैं कि सपा या भाजपा में से आपको कहीं से बुलाया हुआ आता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं आप? नहीं कंसिडर, ये कठिन सवाल नहीं हो गया नहीं तो कोई कठिन नहीं, बिल्कुल नहीं ट्रिकी नहीं है। ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे साथ रवैया किया और सपा ने भी 15 साल हमने उनका साथ दिया, उन्होंने भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई, ये गलत बात है। किसी भी परिवार के साथ गलत होता है तो जो अच्छा इंसान होता है उसको आवाज़ उठानी चाहिए। आज हमारे साथ हो गया, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कभी और किसी के साथ होता है तो आप क्या करेंगे? गलत तरीके से आप फर्जी मुकदमे लेडीज़ पे करने लगें, बच्चे पे करने लगें, तो क्या एग्जाम्पल आप सेट करते हैं? और जब मौका आएगा तो देखा जाएगा, जो जनता का विकास चाहेगा तो देखा जाएगा। हमारे फादर जो हैं, यहाँ के विधायक जो हैं, वो तो अपनी जनता के लिए जीते हैं, तो हमारी जनता जो कह देगी। और अब तो और इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक लीडर हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेन जी, तो अब तो फादर के जो डिसीज़न है भाई, उनके भी डिसीज़न तो मायने रखेंगे, तो जो वो चाहेंगे वही हम करेंगे। क्योंकि इस संकट की घड़ी में जब सारी बड़ी पार्टीज़ ने हमारे सिर से अपना हाथ उठा लिया बिना सच्चाई को जाने हुए, आप सारे फैक्ट्स जानते हैं, फिर भी आप ऐसी बात कहते हैं, अपराधी अपराधी कह के। अरे अपराधी जब उन्होंने, न्यायालय ने अभी तक सिद्ध नहीं किया तो आपको कोई राइट नहीं है आप किसी को अपराधी बोल दें। फॉल्स केसेस दर्ज होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो सबको पता है। कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल है, इसलिए होते हैं। कहीं ना कहीं आदमी अपना जो निष्ठा से काम करना चाहिए वो नहीं करते, इसलिए होता है। तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारे प्रेमचंद भैया जो कहेंगे, हम फादर को वही कंसिडर आई थिंक करना चाहिए। संकट की घड़ी में उन्होंने हमें अपनाया है, अपना फुल सपोर्ट दिया है। अच्छा, आखिरी सवाल ये भी है कि आपके जो परिवार में केसेस वगैरह हैं उसको लेकर कुछ लोग कहते हैं, लोकल लोग, कि विजय जी ना एक छोटी सी गलती कर दी कि उन्होंने अपने घर में ही दुश्मन पैदा कर लिए, घर में ही उनके कई सारे विरोधी पैदा हो गए। जैसे उनके भतीजे मनीष मिश्रा, कहते हैं कि विष्णु मिश्रा और मनीष मिश्रा में घर के अंदर ही एक बाइनरी खिंच गई और वहीं से चीज़ें बिगड़ने लगी, वहीं से लोग मुखालफत करने लगे घर में ही। बेटे विष्णु मिश्रा को नेतागिरी में थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाने लगा तो मनीष मिश्रा इसे लेफ्ट आउट फील करने लगे। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा भाई तो दूर दूर तक पॉलिटिक्स तो अभी हमने सोचा भी नहीं था। देखिए, ये गहरी साजिश है। जब बाहर के लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में रहते हैं तो आपको मिला लेते हैं। और जो हमारे एक रिलेटिव हैं, जो मतलब कृष्णमोहन तिवारी, जिन्होंने केस किया है, उनके संग हमारा मतलब पार्टनरशिप फर्म थी एक, तो जिसमें वो एक्टिव पार्टनर थे। चूँकि मेरी मम्मी MLC थी और वही करता धरता वही थे मिस्टर कृष्णमोहन तिवारी, तो काफ़ी चीज़ें उन एक्टिव थे, तो उनको लगा कि हम केस कर देंगे तो सारा चीज़ हम ही ले लेंगे। और उनको पॉलिटिकली बहुत सपोर्ट दिया गया, उनको एक बैकिंग दी गई। तो मनीष मिश्रा का कोई इतना वो ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादा रोल कृष्णमोहन तिवारी का है। वो पैसे की लालच में, ग्रीड में, कि हमको सारा पैसा मिल जाएगा, विरोधी दल को भी एक
सबका मुद्दा मिल जाएगा। मुद्दा मिल जाएगा, इसके लिए ये सब हुआ। बाकी तो मेरे फादर एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं और ज़मीनी नेता हैं। कुल मिला के अगर ऐसे नेता बन जाएं तो भारत का उद्धार हो जाए। चलिए, चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं रीमा जी। आई होप एवरीवन कम्स टू जस्टिस। आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे थे। इस बातचीत पे अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।